नमस्कार। आज हम इतिहास की एक ऐसी इमारत के विश्लेषण पर चर्चा करने वाले हैं जिसे हम सब जानते हैं, या कम से कम हमें लगता है कि हम जानते हैं। दिल्ली की शान, वो विशाल लाल इमारत। लेकिन ठहरिए, कहानी शुरू करने से पहले ही आपकी एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर कर देते हैं। हम सब इसे लाल किला कहते हैं, है ना? लेकिन सच बताऊं, ये नाम तो बहुत बाद में अंग्रेजों ने इसकी लाल दीवारों को देखकर रख दिया था। असल में जब 1678 में शाहजहां ने आगरा की भयंकर गर्मी और भीड़भाड़ से ऊबकर अपनी नई राजधानी बनाने का सपना देखा था, तो उन्होंने इस भव्य जगह का नाम रखा था किला-ए-मुबारक, जिसका मतलब होता है एक भाग्यशाली, एक पवित्र किला। लाल किला तो बस एक ऊपरी नाम है। अब इतने बड़े किला-ए-मुबारक को हकीकत में बदलना कोई बच्चों का खेल तो था नहीं। इसे बनाने में पूरे 10 साल लग गए। 1638 से 1648 तक पूरे एक दशक की दिन रात की मेहनत। और क्या आपको पता है इसके मुख्य वास्तुकार कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी। जी हाँ, बिल्कुल सही सोचा आपने। ये वही इंसान है जिन्होंने ताजमहल का डिजाइन तैयार किया था। उन्होंने अपना पूरा हुनर इस नए शहर शाहजहानाबाद की इस धड़कन को खड़ा करने में लगा दिया। चलिए अब सीधे इसके अंदर चलते हैं। जरा कल्पना कीजिए, आप मुख्य प्रवेश द्वार यानी लाहौरी दरवाजे से अंदर कदम रखते हैं। वहां से आप छत्ता चौक के उस शानदार ढके हुए बाजार से गुजरते हैं। फिर आता है नौबत खाना, और वहां से होते हुए आप सीधे पहुंचते हैं दीवाने आम के विशाल प्रांगण में। ये पूरा रास्ता ऐसे ही नहीं बन गया था। इसे बहुत सोच समझकर डिजाइन किया गया था ताकि कोई भी सीधा शाही दरबार तक पहुंच सके। लेकिन इस पहले कदम यानी लाहौरी दरवाजे की एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़ी भावुक कर देने वाली कहानी है। हुआ ये कि शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने सुरक्षा के नाम पर इस खूबसूरत दरवाजे के ठीक सामने एक ऊंची और घुमावदार दीवार खड़ी कर दी। जब शाहजहां आगरा में कैद थे तो उन्होंने दुखी होकर अपने ही बेटे को खत लिखा था कि तुमने किले को महफूज नहीं किया, बल्कि एक दुल्हन के चेहरे पर घूंघट डाल दिया है। और इतिहास का मजाक तो देखिए, आज आजाद भारत के प्रधानमंत्री हर साल उसी घूंघट वाली दीवार से तिरंगा फहराते हैं। खैर, शाही औरतों के उस छत्ता चौक और नौबत खाने को पार करने के बाद, जहां कभी दिन में 5 बार नगाड़े गूंजते थे और जिसका अपना एक खूनी इतिहास भी रहा है, हम पहुंचते हैं आम जनता के लिए बने उस विशाल दरबार में। दीवाने आम के बिल्कुल बीचों बीच था बादशाह का संगमरमर का सिंहासन। लेकिन जो चीज यहाँ आपका ध्यान सबसे ज्यादा खींचेगी वो है इसके ठीक पीछे की दीवार। वहाँ एक बेहद नायाब कलाकारी मौजूद है जिसे परचिनकारी कहते हैं। काले संगमरमर पर रंग बिरंगे कीमती पत्थरों को ऐसे तराश कर जड़ा गया है मानो पक्षी, फूल और यूनानी देवता बस अभी बोल ही पड़ेंगे। उस जमाने में ये कारीगरी पूरी दुनिया में बेमिसाल थी, एकदम लाजवाब। अब उस लाल बलुआ पत्थर वाली आम दुनिया के शोर शराबे से निकलकर हम किले के उस हिस्से में आते हैं जो सिर्फ कुछ बेहद खास लोगों के लिए था। यहाँ आते ही माहौल एकदम शांत हो जाता है। लाल पत्थर की जगह ले लेता है सफेद चमक चमाता हुआ संगमरमर। ये बादशाह का अपना बेहद निजी, एकदम प्राइवेट संसार था। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि दीवाने खास की दौलत का अंदाजा लगाना भी हमारे और आपके लिए मुश्किल है। जरा सोचिए, ठोस चांदी की छत, सोने का पानी चढ़ी दीवारें और हर तरफ जड़े हुए माणिक, नीलम और पन्ने, और इन सब के बीच में शान से रखा था मशहूर तख्ते ताऊस यानी मयूर सिंहासन, जिसके अंदर जड़ा था दुनिया का सबसे कीमती हीरा कोहिनूर। ये महज एक कमरा नहीं था, ये मुगलों की उस अथाह दौलत का सबसे बड़ा सबूत था, जिसे बाद में बड़ी बेरहमी से लूट लिया गया। इस बेहिसाब भव्यता को देखकर कोई भी इंसान बस देखता ही रह जाए। इसीलिए तो दीवाने खास के इन सफ़ेद मेहराबों पर महान सूफी संत अमीर खुसरो की वो अमर फारसी पंक्तियां उकेरी गई थीं। अगर फिरदौस बर रुए ज़मीअस्त, हमीअस्त हमीअस्त हमीअस्त, मतलब अगर इस धरती पर कहीं स्वर्ग है तो वो यही है, बस यही है। और इस धरती के स्वर्ग को असल में जन्नत बनाता था एक बहुत ही खास डिज़ाइन, नहर-ए-बहिश्त यानी स्वर्ग की नहर। ये कोई आम पानी का नाला नहीं था। यमुना नदी के ठंडे पानी को महलों के फर्श के ठीक बीच से गुजारा जाता था। दिल्ली की उस झुलसा देने वाली गर्मी में ये एक नेचुरल एयर कंडीशनर का काम करता था। सोचिए जरा, जब ये पानी रंग महल के कमल वाले फव्वारे में गिरता होगा और रात के अंधेरे में मोमबत्तियों की रोशनी में तारों की तरह झिलमिलाता होगा, उफ, वो नज़ारा कितना जादुई होता होगा।
इन्हीं महलों के पास हयात बख्श बाग में 2 और बहुत अनोखे संगमरमर के मंडप बने हुए हैं। अब देखिए, मुगलों के दौर में हर चीज का नाम फारसी में होता था, लेकिन इन मंडपों का नाम हिंदी के महीनों पर रखा गया, सावन और भादो। ये दिखाता है कि उन्हें बारिश से कितना गहरा लगाव था। इन मंडपों में पानी कुछ इस तरह गिरता था मानो सच में मूसलाधार बारिश हो रही हो। मतलब शाही परिवार को जब भी बारिश का मजा लेना हो, मॉनसून हमेशा ऑन डिमांड हाजिर था। लेकिन इतिहास का पहिया कभी एक जगह नहीं रुकता। अब इस कहानी का रुख उस बेहिसाब दौलत और शानो शौकत से मुड़कर एक बेहद खौफनाक और दुखद पतन की तरफ जाता है। वो दौर जब बर्बादी ने इस भव्य किले को पूरी तरह से घेर लिया। 1648 में जो किला अपनी पूरी शान के साथ खड़ा था, महज 1 सदी बाद 1739 आते आते वो नादिर शाह के खूनी हमले का शिकार हो गया। नादिर शाह ने दीवाने खास को इस कदर लूटा कि यमुना का पानी तक लाल हो गया। वो तख्ते ताऊस और कोहिनूर हीरा अपने साथ ईरान ले गया। और फिर आया 1857 का साल, आज़ादी की पहली लड़ाई। इसके बाद तो मुगलों की रही सही सत्ता भी छिन गई और किले पर पूरी तरह से ब्रिटिश सेना का कब्जा हो गया। और ये जो फर्क है ना, ये साफ तौर पे दिखाता है कि कैसे सब कुछ तबाह हो गया। एक तरफ मुगलों का वो सुनहरा दौर था, मयूर सिंहासन, मेहताब बाग जैसे स्वर्ग जैसे बगीचे और महल, और दूसरी तरफ आया अंग्रेजों का दौर, जहां दीवारों से बेशकीमती पत्थर खुरच लिए गए, खूबसूरत बगीचों को उजाड़कर वहां भद्दी लाल ईंटों वाली फौजी बैरकें खड़ी कर दी गईं। यहां तक कि रंग महल जैसी नायाब जगह को तो उन्होंने सेना की रसोई में बदल दिया, जिसके धुएं से सब कुछ काला पड़ गया। अंग्रेजों ने किले के लगभग 80% शाही महल और बगीचे हमेशा के लिए मिटा दिए। इस बेजान वास्तुकला के विनाश के पीछे एक बहुत ही गहरी और रुला देने वाली इंसानी कहानी भी छिपी है। ये लाल किला मुगल वंश के उस आखिरी अध्याय का गवाह है जो सच में बेहद दर्दनाक था। जरा इस इमारत को देखिए, ये जफर महल है। 1842 में आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने इसे बनवाया था। पानी के तालाब के बीच लाल बलुआ पत्थर की एक छोटी सी इमारत है, और सच कहूं तो ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। वो साम्राज्य जो कभी ठोस चांदी और सफेद संगमरमर से महल खड़े करता था, अपने आखिरी दिनों में उनके पास इतना भी पैसा या ताकत नहीं बची थी कि वो कुछ भव्य बना सकें। लाल किले में मुगलों का ये आखिरी निर्माण था। इस किले के इतिहास का सबसे दर्दनाक पल वो था जब 82 साल के बूढ़े बादशाह बहादुर शाह जफर को एक मुजरिम की तरह उनके अपने ही दीवाने खास में खड़ा किया गया। वही जगह जहां कभी दुनिया भर के राजा सिर झुकाते थे। उन पर देशद्रोह का मुकदमा चला और उन्हें रंगून की एक सीलन भरी कोठरी में निर्वासित कर दिया गया। मौत का इंतजार करते हुए इस आखिरी बादशाह ने अपनी आखिरी गजल में लिखा था, कितना है बदनसीब जफर, दफन के लिए 2 गज जमी भी न मिली कुएं यार में। एक ऐसा इंसान जिसके पुरखों ने सदियों तक राज किया, उसे अपनी ही मिट्टी तक नसीब नहीं हुई। साल 2007 में इसकी ऐतिहासिक अहमियत को देखते हुए इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। लेकिन अब जब हम इस पूरी कहानी को समझ चुके हैं तो एक बड़ा सवाल उठता है। आज जब हम इन विशाल लाल दीवारों को देखते हैं तो हम असल में क्या देखते हैं? क्या ये सत्ता और ताकत का कोई अजीय स्मारक है, या फिर उस क्रूर और बेरहम वक्त का एक खामोश गवाह जिसने बड़े बड़े साम्राज्यों को मिट्टी में मिलते देखा है? अगली बार जब आप लाल किले की तस्वीर देखें या वहां जाएं तो इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।